हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 का, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे बेस्ड था। और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम एंड हम लोगों ने उसके अंदर में स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेवेंट जो कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने देखा था। आज का ये लेक्चर, इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ओके, तो इससे पहले मैंने जो भी बताया था आपको स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखा होगा और आपने उसे जो भी कॉन्सेप्ट थे और नोट्स बनाने थे उस सारे कामों को आपने अपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल है सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल, वहाँ पे जा करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, ये इसके अलावा आपके गूगल क्लासरूम में आपका इसका PDF दिया गया है, वहाँ से आप इसको हेल्प लेकर के अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बट वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। देखिए, ये जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपने देखा यहाँ पे सिग्मा CBC ऊपर में जो दिया गया है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, और नीचे में ये जो दिख रहा है आपको, ये टेंशन फोर्स है, दैट इज सिग्मा ST इंटू ASL। सिग्मा ST मतलब व्हाट, स्ट्रेसेस इन स्टील। ओके, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया गया है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले में जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे इक्विवेलेंट सेक्शन का, कि जब भी हम स्टील को अगर कंक्रीट के टर्म में कन्वर्ट करें तो उसके स्ट्रेसेस में, उसके एरिया में हम लोग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब इससे लास्ट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको जब स्ट्रेस डायग्राम बता रहा था स्टील का, कंक्रीट का, और सिंगल इन्फोर्स सेक्शन का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम मैंने बताया था, तो उसके अंदर में किस बताया था कि यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में CG लाइज करता है हमारा 1/3 ऑफ हाइट पे, चूँकि 90 डिग्री का स्पैन है और टोटल यहाँ से यहाँ तक का हाइट स्मॉल n है। ठीक है, ये स्मॉल n है। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस जो आप देख रहे हैं, जैसे कि वो पता है न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, तो यहाँ पे जो इसका जो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स यहाँ पे जो लाइज करेगा, वो टोटल कॉम्प्रेसिव पहले होगा कितना, ये पहले जाने आप, ये कितना होगा। मैंने आपको पहले कैलकुलेशन से बताया था कि हम लोग स्ट्रेस को एवरेज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे सिग्मा CBC स्ट्रेस है, वहाँ पे कितना स्ट्रेस है, सिग्मा CBC। ठीक है, तो सिग्मा CBC प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, 0 है, तो 0 कर देंगे, डिवाइड बाय में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद में ये आपका स्ट्रेस निकल गया। इसके बाद आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एरिया चाहिए, तो मैंने आपको एरिया बताया था। जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो चूँकि यहाँ पर सेक्शन नहीं दिखाया गया, चूँकि इससे पहले मैंने स्ट्रेस जो कंक्रीट के अंदर, स्टील के अंदर कितना होता है इसके रिगार्डिंग मैंने बताया था। तो ये एरिया मैंने बताया था कि B और यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो पार्ट है N, तो B इंटू N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि लास्ट के कॉन्सेप्ट में मैंने इसे बताया था। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट है बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट पीछे की चीज़ें वो आपको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, है ना। तो यहाँ B इंटू N से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो आएगा हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू B इंटू N, क्योंकि मैंने लास्ट के लेक्चर में मैंने इसे इलोबरेट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है। अगर मुझे फोर्स पता रहेगा और अगर डिस्टेंस पता रहेगा तो मुझे वहाँ से क्या पता चल जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है ये पता चल जाएगा। पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा कॉम्प्रेशन में और टेंशन में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल जो यहाँ पे जो टोटल टेंसाइल फोर्सेज है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था टोटल टेंसाइल फोर्सेज आपको निकालने हैं, तो इसके लिए आपको करने पड़ेंगे कैलकुलेशन। और ये कितना है, सिग्मा ST इंटू ASL, मतलब जो स्ट्रेसेस इन स्टील है इंटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे लाइज कर रहा है कंप्रेसिव फोर्स, आपको पता है कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमेशा उसके CG पे लाइज करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल का CG यहाँ से 90 डिग्री के स्पैन से 1/3 ऑफ H पे होता है, तो 1/3 और H कितना है, हाइट यहाँ पे N है, इसलिए 1/3 ऑफ N यानी N/3 पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। तो अगर टोटल जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है,
टॉप से लेकर के बॉटम तक ये जो स्टील है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है। इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल डी और कैपिटल डी में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल डी मतलब ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, यानी टोटल जितना डेप्थ है बीम का उसको ओवरऑल डेप्थ कहते हैं, ठीक है। और स्टील तक का जो डेप्थ है, स्टील के सेंटर तक का जो डेप्थ होता है टॉप कंप्रेसर फाइबर से, उसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम कवर को छोड़ते हैं। कवर क्यों छोड़ते हैं? ताकि जो हमारा स्टील रिइंफोर्समेंट है डायरेक्टली क्या हो, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन में नहीं आए, क्योंकि अगर हमारा स्टील इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन में आता है तो वहाँ पे कोरोजन के यानी जंग लगने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण देयर बाई आफ्टर जो है हमारा जो कंक्रीट सेक्शन है उसके अंदर क्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ही कंक्रीट में क्रैकिंग होता है, क्योंकि अगर स्टील में कोरोजन होगा तो स्टील का एरिया एक्सपैंड होगा और उसके कारण से जो आसपास के जो कंक्रीट है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, है ना, अनसाउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम कवर छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ टोटल हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस n/3 है। तो अगर हम कंप्रेशन और टेंशन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें, दोनों के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था टोटल ओवरऑल डेप्थ d है और यहाँ से यहाँ तक n/3 है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस n/3। तो ईजी कैलकुलेशन है, ये आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहले मैंने डायग्राम को आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम तो थ्योरेटिकल व्यू चलते हैं क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? एक्चुअली में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब होता है कि जो भी आप बीम पे या स्लैब पे जो भी सेक्शन है, जनरली यहाँ पे हम बीम की बात कर रहे हैं, ओके। बीम पे जो भी आप लोड दे रहे हैं, ठीक है, उस लोड के कारण, ठीक है, तो एक्सटर्नल लोड आप जो दे रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लोड के कारण जो है बीम में कितना मोमेंट क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, है ना। मतलब एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट में बीम कितना मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है, उसी को हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है। और एग्जामिनेशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आते हैं, और ये जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसके अंदर में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ने थे उसका ये लास्ट लेक्चर है ना। इसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग करके फिर आगे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट को कवर करेंगे। फिर से हम यूनिट नंबर 2 में, जो कि अब इसके बाद में सिर्फ लिमिट स्टेट पढ़ना है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट पढ़ना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए टोटल कंप्रेशन फोर्स, तो टोटल कंप्रेशन फोर्स की बात अगर हम करें तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बताया क्या हो जाएगा, 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन, उसी को ये ब्रैकेट में लेकर के एन इंटू बी किया है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है, किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया था एवरेज स्ट्रेस कर देना सिग्मा बी सी बी सी प्लस 0/2 इंटू बी इंटू एन करेंगे तो यही वाला पार्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, n/3 ऑफ फ्रॉम टॉप। ये सब मैंने आपको डायग्राम से जस्ट बताया। क्यों n/3? क्योंकि उसका CG जो है टोटल कंप्रेसिव फोर्स का CG वहाँ पे लाइज करता है। मैंने जस्ट अभी आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। टोटल टेंशन फोर्स की अगर बात करें तो T बराबर सिग्मा ST इंटू AST, ठीक है। मतलब सिग्मा ST कहने का मतलब है स्ट्रेसेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। और ये कहाँ पे एक्ट होगा, सेंट्रॉयड ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, जो हमारा स्टील है उसके CG पे क्या होगा, लाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहला तो मैंने फोर्स बता दिया, तो अब मोमेंट आपको निकालना है तो सबसे पहले दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए आपको। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कितना है, d माइनस n/3। कितना मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये डिस्टेंस देखिए, ये जो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया है ये है d माइनस n/3। आपको फोर्स पता है और डिस्टेंस पता है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मोमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको फोर्स पता है और ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, तो आप आसानी से यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप कंप्रेशन साइड से भी, यानी कि दोनों साइड से हम मोमेंट को निकाल सकते हैं। किधर से, एक तो कंप्रेशन साइड से निकाला जा सकता है और एक तो टेंशन साइड से निकाला जा सकता है, ठीक है। दोनों साइड से आप मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। तो काफ़ी ईजी है समझना। यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ इक्वल टू हो जाएगा C इंटू ए। C कहने का मतलब है कंप्रेसिव फोर्स,
और ए क्या है, लीवर आर्म है। लीवर आर्म कहने का मतलब है कॉम्प्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स जो एक्ट हो रहा है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया ऊपर फिगर में कितना है, d माइनस n/3। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स जो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, और जो टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d माइनस n/3। और d माइनस n/3 कैसा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू एन, ये वाला पार्ट क्या है, कंप्रेसिव फोर्स का है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लीवर आर्म है, d माइनस n/3। तो जब ये एरिया में अगर हम लोग इसके लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ये स्ट्रेस में अगर कंप्रेसिव फोर्स में अगर लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा निकल जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकला है ये कंप्रेशन साइड से निकला है। फिर एक क्या करेंगे हम लोग, टेंसाइल साइड से निकालेंगे। तो T इंटू ए हो जाएगा, यानी टेंसाइल फोर्स इंटू ए इंटू ए बराबर क्या हो गया, लीवर आर्म, ठीक है। जहाँ पे ए बराबर लीवर आर्म कितना है, d माइनस n/3 है। और कैसे है मैंने अभी आपको फिगर से एक्सप्लेन किया। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एरिया ऑफ स्टील, और ये पार्ट हो गया आपका टेंसाइल फोर्स टोटल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है d माइनस n/3, जैसे कि मैंने आपको फिगर में ऊपर भी बताया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, और टेंसाइल फोर्स और ये जो कॉम्प्रेसिव यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d माइनस n/3 है। लीवर आर्म मतलब होता है कि दो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है और यहाँ पे नीचे में टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d माइनस n/3, वही लीवर आर्म है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कंप्रेशन साइड से और टेंशन साइड से, दोनों साइड से हमने देख लिया कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और इस इक्वेशन की जरूरत बार बार पड़ेगी जब हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो कैसे निकाला जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ आप जरूर देखिएगा। फॉर्मूला तो याद रखना ही है, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है अभी वो किस तरीके से एक्ट हो रहा है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को हम लोग। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है आप लोगों को, यहाँ पे n इक्वल टू के डी पुट करते हैं, ठीक है। ये जो n है न्यूट्रल एक्सिस की जगह पे हम k इंटू डी पुट करते हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया था, ठीक है। तो n इक्वल टू के इंटू डी पुट करते हैं, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे, k इंटू डी। आई होप कि मैंने लास्ट के लेक्चर में n बराबर k इंटू डी क्यों पुट करते हैं ये मैंने बताया था। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि k क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है, ठीक है। स्मॉल d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग लिख सकते हैं k इंटू डी, जहाँ पे k क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ठीक है। k क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, और d क्या है, स्मॉल d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। मैंने सब कुछ बताया था, क्या है, k क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, और d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है लास्ट का लेक्चर तो पहले उसे ज़रूर देखें अगर आपको ये वीडियो समझना है तो अच्छे से, ठीक है। तो यही हम जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k इंटू डी को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करेंगे यहाँ पे एक्चुअली में, तो पुट करने के बाद यहाँ पे इस दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं फ्रॉम कंपैरिजन साइड 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, k इंटू डी, और यहाँ पे भी n की जगह पे k इंटू डी। तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे ये कंप्रेशन साइड से सब निकाला जा रहा है, ठीक है। तो 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, d अब कॉमन निकालिएगा, d अब कॉमन निकालिएगा अंदर से ये वाला पार्ट से, तो 1 माइनस k/3 बचेगा और d बाहर आया करके यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b इंटू डी स्क्वायर, और k ऑलरेडी बाहर में है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी d आपको कॉमन निकालना है, तो बी डी स्क्वायर इंटू के हो जाएगा, वही लिखा हुआ है बी डी स्क्वायर इंटू के, और 1 माइनस k/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के। अब देखिए 1 माइनस k/3 को यहाँ पे j से डिनोट किया गया है, किससे, j से। 1 माइनस k/3 इज इक्वल टू j। ये सब डिज़ाइन कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। j इक्वल टू 1 माइनस k/3, जहाँ पे k क्या है, k इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ठीक है। और j क्या है, डिज़ाइन कांस्टेंट है, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे mr इक्वल टू 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे इंटू बी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू के, इस पूरे टर्म को, ठीक है, बी डी स्क्वायर पार्ट वाला छोड़ करके इस पूरे टर्म को r से डिनोट किया गया है। किससे डिनोट किया गया है, r से, ठीक है। इस पूरे की जगह पे सिर्फ r लिखा गया है, जहाँ पे r क्या है, रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर, क्या है, रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर। तो जब आप इस फॉर्मूला का अगर यूज़ करते हैं
आर बी डी स्क्वायर, तो वहाँ पे आर की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी कितना 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे, क्योंकि हमने आर की जगह पे ही इन सारे फॉर्मूला को पुट किया है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो फॉर्मूला ये बड़ा है उसको रिड्यूस करके स्मॉल में कन्वर्ट किया जा सके, है ना। तो इसलिए सिंपली कहा गया आर इंटू बी डी स्क्वायर, कहीं कहीं पे क्यू इंटू बी डी स्क्वायर लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम है, क्यू से डिनोट करें या आर से डिनोट करें दोनों मतलब सेम है। तो आर इजकल टू यहाँ पे, तो ये जहाँ पे आर क्या है रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर, जहाँ पे आर बराबर होता है 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। ठीक है, यही लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया एम आर बराबर आर इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे जो भी फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं हर एक अलग अलग सिचुएशंस पे। ठीक है, तो इस फैक्टर्स के बारे में नीचे देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको बताया के क्या है, के के बारे में मैंने आपको बताया था न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, जे क्या है डिज़ाइन कांस्टेंट है, आर है रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर्स। तो आर बराबर लिख दिए मैंने 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू जे के, और यहाँ पे जे बराबर याद रखना है आपको 1 - k/3। ठीक है, और एन बराबर को मैंने बताया था के इंटू डी। ठीक है, एन को हम लिख सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस को लिख सकते हैं के इंटू डी, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर इंटू इफेक्टिव डेप्थ। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसी से रिलीवेंट है। ठीक है, तो ये जो सारे टर्म आप देख रहे हैं के इंटू जे इंटू आर, ये के जे आर, ये सारे कहलाते हैं डिज़ाइन कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं डिज़ाइन कांस्टेंट। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यू, यानी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये सारे अगर वैल्यू आप निकाल लेते हैं तब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में आते हैं डिटरमाइन करने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें और इसका नोट्स प्रिपेयर करें, है ना, क्योंकि जस्ट इसके बाद मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आने वाला हूँ। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी बीम का फाइंड आउट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक अगर आप लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, तो अब बीम के अंदर में तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं बेस्ड अपॉन दी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड अपॉन दी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के आधार पे जो है डिफरेंट सेक्शन में बीम को क्लासीफाई किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा है, एक का नाम है बैलेंस, दूसरा का नाम है अंडर इन्फोर्समेंट, तो तीसरा का नाम है ओवर इन्फोर्स सेक्शन। यानी कि पहला का नाम हो गया बैलेंस सेक्शन, दूसरे का नाम हो गया अंडर इन्फोर्स सेक्शन, और तीसरे का नाम हो गया ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, बैलेंस मतलब किस चीज़ की बैलेंस की बात की जा रही है। कंक्रीट में आरसीसी के अंदर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक स्टील होता है और दूसरा कंक्रीट होता है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर दोनों में स्टील में और कंक्रीट में दोनों में अगर स्ट्रेस बैलेंस हो जाए तो वैसे सेक्शन को कहते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन। ठीक है, और अंडर इन्फोर्स सेक्शन मतलब क्या सेक्शन होता है। अंडर इन्फोर्स सेक्शन का मतलब होता है कि जो स्टील है, स्टील में स्ट्रेसेस कम हो इन द कंपैरिजन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, स्टील में स्ट्रेसेस क्या हो कम हो इन द कंपैरिजन ऑफ कंक्रीट। तो अगर जो फेलियर होगा तो मान लो कि अगर कंक्रीट और स्टील है और स्टील का फेलियर क्या होगा परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील के अंदर में, तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसके बेसिस पर डिफाइन करेंगे स्टील और कंक्रीट में क्या स्ट्रेसेस का किस तरीके से डिटर्मिनेशन किया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बैलेंस सेक्शन के अंदर में जो स्ट्रेसेस है दोनों के अंदर में क्या होगा मतलब सेम होगा, एक समय में दोनों के अंदर में स्ट्रेस सेम होगा। और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये जो फेलियर होगा इसके अंदर में वो डक्टाइल होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि और ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में जो फेलियर है वो ब्रिटल फेलियर होगा, मतलब अचानक फेलियर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है स्टील के अंदर में वो क्या हो जाएगा परमिसिबल जो कंक्रीट है, कंक्रीट में स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ क्या स्टील। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा कंक्रीट के अंदर में स्टील से ज़्यादा तो कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा ब्रिटल फेलियर कहलाएगा। ठीक है, और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। ए बैलेंस सेक्शन इज दैट इन विच स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीचेस देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम।
ठीक है ना, सेम टाइम में दोनों के अंदर में स्ट्रेसेस परमिट करती हैं। दिस मीन्स द स्ट्रेस डायग्राम इज शोन इन फिगर, द परसेंटेज ऑफ स्टील corresponding to this section is called balance steel and the neutral axis is called as a critical neutral axis। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। मैं तीनों के अंदर में एक बार डिफरेंस आपको समझा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आप देख रहे हैं बीम का एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया गया है, जिसके अंदर में ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपको पता है ऑलरेडी। ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ये डायग्राम को आप अच्छे से समझे। और ये जो दिखाया गया है कॉम्प्रेशन, टॉप कॉम्प्रेशन से लेकर के जो स्टील है उसके मिडिल तक, ये दिखाया गया इफेक्टिव डेप्थ, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। ओके, और बी इज़ द विड्थ ऑफ द सेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं सामने में स्ट्रेस डायग्राम, ये बैलेंस सेक्शन का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, पहला जो डायग्राम आप देख रहे हैं बैलेंस सेक्शन के लिए, जहाँ पे जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है ना। यहीं पे एक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है और यहीं पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेसेस इन स्टील है और स्ट्रेसेस इन कंक्रीट है, एक समय में दोनों बराबर है। ठीक है, इसलिए परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग इन कंक्रीट और परमिसिबल स्ट्रेसेस बेंडिंग इन कंक्रीट, और उसके बाद यहाँ पे जो परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील के अंदर में दोनों क्या है, बराबर है। एम से क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि स्ट्रेस के केसेस में और एम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मॉड्यूलर रेशियो से। एरिया के केसेस में मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे मान लो कि ये बैलेंस सेक्शन के लिए ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आप देख रहे हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, बट चूंकि अंडर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में न्यूट्रल एक्सिस जो है अपने न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है, यानी कि कॉम्प्रेशन जोन के अंदर में ही होता है। तो ये जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से दिखाया गया है, ये इसका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल से थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। क्रिटिकल से क्या हो गया, ऊपर की ओर में शिफ्ट कर गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो परमिसिबल बेंडिंग कॉम्प्रेशन के अंदर में उससे यहाँ पे स्ट्रेसेस कम है ना, ऊपर में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो केस आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो सिग्मा सी बी सी आप देख रहे हो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग, अब यहाँ पे ये जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, सॉरी ये जो है न्यूट्रल एक्सिस है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, यहाँ पे ये जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे देख रहे हो ना, नीचे की ओर में, यानी टेंशन जोन में शिफ्ट कर गया है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी वही स्ट्रेसेस होगी सिग्मा एस टी बाई एम, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस इन स्टील निकालते हैं इन टर्म ऑफ कंक्रीट, तो स्ट्रेसेस इन स्टील डिवाइड बाई मॉड्यूलर रेशियो करते हैं। तो दो तीन यहाँ से ऑब्जर्वेशन जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बैलेंस सेक्शन के अंदर में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। अंडर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होगा। ठीक है, और ओवर इन्फोर्स सेक्शन में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में समझना है तीनों के बारे में, तीनों सेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो एक बार आप ड्राइंग देखकर समझ गए हैं तो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए चूँकि थोड़ा सा फिगर यहाँ पे आप मुझे समझाना पड़ेगा। तो इस सेक्शन को देख करके सबसे पहले हम बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे चूँकि जो ट्रायंगल बन रहा है दोनों में, ये सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक एनसी है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल डी माइनस एन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिर्फ अभी हम बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना आप, डी माइनस एन सी। ठीक है, ये साइड आपको पता है, ये साइड आपको पता है, ये सब कुछ पता है, तो आप सिमिलर ट्रायंगल लगा करके यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई में ये वाला साइड एन सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस टी बाई वॉट एम, सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है, और यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, डी माइनस एन सी, डी माइनस
NC। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, सिग्मा CBC डिवाइड बाई ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ला करके आप नीचे की ओर रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा ST बाई M। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे ले जाइए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यहाँ पे क्या चल जाएगा, NC हो जाएगा डिवाइड बाई में D माइनस NC। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा CBC डिवाइड बाई सिग्मा ST बाई M है, तो M ऊपर की ओर चला जाएगा, है ना, M इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई में सिग्मा ST। स्ट्रेस वाले टर्म को एक साइड रख रहे हैं और न्यूट्रल एक्सिस वाले टर्म को एक साइड रख रहे हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर NC डिवाइड बाई में D माइनस NC, यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया और सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आगे की ओर में इलॉबरेट किया है। ठीक है, तो यही टर्म जो है ऊपर में यहाँ पे ऊपर की ओर में ड्राइव किया गया है। देखिए यही टर्म है M सिग्मा CBC डिवाइड बाई सिग्मा ST बराबर NC बाई D माइनस NC। कैसे आया ये मैंने पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप एक बार फिगर देखेंगे, फिगर को देख करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अब कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला 1/2 सिग्मा CBC इंटू वाट B इंटू NC। ये आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट पूरा कंप्रेसिव फोर्स हो गया, इंटू क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन D माइनस N/3, क्या है, लीवर आर्म है, कंप्रेसिव फोर्स इंटू A लीवर आर्म। ठीक है, अब हर जगह पे ये चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी, आपको एक बार समझ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फाइनल जो फॉर्मूला में आया था R इंटू BD², जहाँ पे R चल गया था मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर था, B विड्थ ऑफ द सेक्शन और D इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन, R इंटू BD²। ठीक है, अगर आप स्टील वाला साइड से निकालते हैं तो ये मैंने बताया था सिग्मा ST इंटू ST, सिग्मा ST क्या, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू D माइनस NC/3, जहाँ पे क्या है D माइनस NC/3 इज कॉल्ड ए लीवर आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से आप बैलेंस सेक्शन के लिए निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था फिगर से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अंडर इन्फो सेक्शन में। तो अंडर इन्फो सेक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया है इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, in an under-info section, the percentage of steel provided is less than that provided in balance section. So the actual neutral axis will shift upward. Okay, NC greater than N, है ना, एक्चुअल मतलब हो गया, यानी NC ग्रेटर देन कहने का मतलब है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है शिफ्ट कर जाता है कंप्रेशन जोन में, जैसे मैंने आपको बताया था। इन अंडर इन्फो सेक्शन द स्ट्रेसेस इन स्टील फर्स्ट रीचेज परमिसिबल वैल्यू while the concrete is under stressed. Okay, the moment of resistance of this section is calculated as it is, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सिग्मा ST इंटू ST इंटू D माइनस N/3। देखिए यहाँ पे क्या होता है अंडर इन्फो सेक्शन के अंदर में कि जो स्ट्रेसेस इन स्टील है पहले रीच कर जाता है, ठीक है, और कंक्रीट जो होता है अंडर स्ट्रेस रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो फेलियर होगा स्टील का होगा, तो स्टील क्या होता है, डक्टाइल होता है, तो यहाँ पे जो फेल होने से पहले जो है सफिशिएंट वार्निंग देगा, तब जा करके हमारा बीम जो है फेल करेगा। मान लो कि अगर स्टील फेल हो रहा है कंक्रीट से पहले, क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील के अंदर में पहले पहुँच गई हैं, क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील के अंदर में पहले पहुंच गई है, और कंक्रीट के अंदर में क्या हुआ है, लेट से पहुंचा है। तो स्टील पहले फेल होगा, तो स्टील फेल होगा तो स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल, तो स्टील क्या होगा, फेल होने से पहले प्रॉपर वार्निंग देगा, वार्निंग देने के बाद ही कोलैप्स करेगा। ठीक है, ठीक है, और कंक्रीट क्या होता है, अंडर स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे इसलिए इस सेक्शन को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसा सेक्शन हमें बनाना होता है कि अगर कोई भी सेक्शन फेल कर रहा है तो फेल होने से पहले हमें उसका वार्निंग मिले। अचानक कोई भी फेलियर होता है, सडन कोई भी फेलियर होता है तो ज़्यादा डिजास्टर्स होता है और उसके काफ़ी नुकसान होते हैं। ठीक है, इसलिए अंडर इन्फो सेक्शन को ज़्यादातर प्रोवाइडेड किया जाता है। तो बेसिकली अंडर इन्फो सेक्शन के अंदर में 2-3 चीज़ें आपको जो समझनी है और याद रखनी है, एक बार मैं आपको सेक्शन दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो सेक्शन है, एक तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है क्रिटिकल से ऊपर की ओर में अपवर्ड में शिफ्ट हो गया, यानी कंप्रेशन जोन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेसेस इन स्टील है, परमिसिबल स्ट्रेसेस, ठीक है, इन स्टील है वो पहले हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील जो है वो पहले पहुंच जाएंगे इन द कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट, यानी जो स्टील के अंदर में जो स्ट्रेस है परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंचेगा। तो होगा क्या कि स्टील क्या होगा, फेल करना स्टार्ट करेगा। तो स्टील क्या है, डक्टाइल है, तो धीरे धीरे कोलैप्स, ये इसका डक्टिलिटी फेलियर होगा।
ठीक है। अब दूसरी तरफ से अगर हम बात करें ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में, तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होगा, जो परमिसिबल स्ट्रेस है पहले कंक्रीट में पहुंचेगा तब स्टील में पहुंचेगा। तो अगर कंक्रीट में पहले पहुंच जाएगा तो कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है, ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो अचानक फेलियर हो जाएगा, अचानक फेलियर होगा जिसके कारण काफ़ी नुकसान होंगे, है ना। तो हमें वैसा सेक्शन बनाना होता है जिसमें क्या हो, हमारा सेक्शन जो है क्या हो, हम डक्टिलिटी फेलियर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर फेलियर भी हो तो डक्टाइल हो, मतलब जो फेल होने से पहले हमें सफिशिएंट वार्निंग मिले तब जाकर वो सेक्शन फेल हो, ठीक है। तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की ओर शिफ्ट कर किया है और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो नीचे की ओर शिफ्ट कर किया है, ठीक है। और जो बीच वाला लाइन आप देख रहे हैं, बीच वाला लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। इसी के आधार पर जो भी न्यूट्रल एक्सिस डिफाइन किया गया, एक्चुअल इसके ऊपर शिफ्ट कर गया है, अंडर में, ओवर में, उसके नीचे में शिफ्ट कर गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझ गए यहाँ पे कि मैं यहीं से डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। ओवर इन्फोर्स के अंदर में परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील पहले रीच कर जाती हैं, जबकि ओवर इन्फोर्स सेक्शन में परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट पहले रीच करती हैं, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, सडन कोलैप्स होता है, यानी कि जो है ब्रिटल फेलियर होता है, ठीक है। तो ब्रिटल फेलियर, मान लो कोई भी चीज़ अचानक फेलियर हो रहा है तो वो ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते ना वैसे सेक्शन को हम लोग, क्योंकि वो तो अचानक फेलियर हो जाएगा। तो हमें वैसे सेक्शन को बनाना है जिससे अगर फेलियर होता भी है तो डक्टाइल फेलियर हो, ठीक है। पूछा भी जाता है इंटरव्यू के अंदर में, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो मैंने अभी सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन की, अब इसे कुछ बेनिफिट क्या है उसको देख लेते हैं एक बार, है ना। स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस वाइल कंक्रीट इज नॉट, स्ट्रेस इज इन स्टील सिग्मा एस टी बट स्ट्रेस इन कंक्रीट इज लेस देन सिग्मा CBC, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि स्टील के अंदर में जो स्ट्रेस है फुल्ली स्ट्रेस हो जाता है, जबकि कंक्रीट के अंदर में परमिसिबल से कम ही होता है, ठीक है। दूसरा है द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज एबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है क्रिटिकल से एबव होता है, ऊपर की ओर होता है। द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस दैन द बैलेंस सेक्शन, हेंस द सेक्शन इज इकोनॉमिकल। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है बैलेंस सेक्शन से क्या होता है, कम होता है। तो ये सेक्शन क्या है, इकोनॉमिकल है, और हमको ऐसा सेक्शन प्रेफर करना है जिसमें हमें स्टील कम लगे, क्योंकि स्टील काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है डक्टाइल फेलियर, ठीक है। डक्टाइल फेलियर का मतलब क्या है कि फेल होने से पहले वो सफिशिएंट वार्निंग देगा। पांचवा, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस दैन द बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अब ये जो नीचे का पॉइंट लिखा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन अंडर इन्फोर्स सेक्शन द फेलियर इज डक्टाइल बिकॉज स्टील फेल्स फर्स्ट एंड सफिशिएंट वार्निंग इज गिवन बिफोर कोलैप्स, ठीक है। क्योंकि स्टील पहले फेल होता है और फेल होने से पहले सफिशिएंट वार्निंग भी देता है, ठीक है। ड्यू टू डक्टाइल फेलियर एंड इकोनॉमी द अंडर इन्फोर्स सेक्शन आर प्रेफर्ड बाय द डिज़ाइनर, इसलिए जब अंडर इन्फोर्स सेक्शन को डिज़ाइनर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं डाउट होगा इसके अंदर में। दो तीन चीज़ें जो याद रखनी थी, सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है और स्टील जो होता है फुली स्ट्रेस होता है, जबकि कंक्रीट जो के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो परमिसिबल से कम होता है, ठीक है। डक्टाइल फेलियर होता है अंडर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन से कम होता है, जो स्टील प्रोवाइड करते हैं बैलेंस सेक्शन से कम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार फिर से फिगर हम दिखाना चाहते हैं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा समझना, ठीक है। तो एक बार फिर मैं समझाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा CBC है, और यहाँ पे जो एक्चुअल जो स्ट्रेसेस है यहाँ पे उससे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, उससे कम है, ठीक है। जबकि यहाँ पे स्टील के अंदर में स्ट्रेस रिच कर गया है पहले, है ना। ये कहने का मतलब है कि परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील पहले रिच कर जाते हैं, जबकि जो स्ट्रेसेस इन कंक्रीट है परमिसिबल से क्या होती हैं, कम होती हैं। क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर है। और यहाँ पे देखिए सिग्मा CBC ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में जो परमिसिबल है उसके पहले रीच कर रही है, जबकि यहाँ पे स्टील के अंदर जो स्ट्रेसेस है वो बाद में रीच कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में कंक्रीट अंडर स्ट्रेस होता है ना, जबकि ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में स्टील अंडर स्ट्रेस होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैं जो बताया अभी वही चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओके। क्योंकि RCC सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। इन एन ओवर इन्फोर्स सेक्शन द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज ग्रेटर दैन द बैलेंस सेक्शन। अब इसमें क्या है कि जितना हम बैलेंस सेक्शन में स्टील प्रोवाइड करते हैं उससे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, किस में,
ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में। सो द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट डाउनवर्ड। तो मैंने दिखाया था कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाता है, डाउनवर्ड को शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। इन दिस सेक्शन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट रीचेज इट्स परमिसिबल वैल्यू वाइल द स्टील इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस, ठीक है। जो स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट है अपने पूरे परमिसिबल लिमिट को रीच कर जाता है, जबकि जो स्टील है वो अंडर स्ट्रेस होता है, ठीक है। मतलब जितना स्ट्रेस उसे लेना चाहिए उससे कम ही स्ट्रेस को ले पाता है। कॉन्क्रीट इज ब्रिटल एंड इट्स फेल बाई क्रशिंग सडनली। अब देखिए अगर पहले अगर कंक्रीट में पहुंच जाएगा स्ट्रेस, तो कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, वो ज़्यादा स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो अचानक से उसका फेलियर हो जाएगा। तो जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर आप देखते हैं जो अचानक फेलियर होते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे जो स्ट्रेस होता है कंक्रीट के अंदर में पहले रीच कर जाता है इन दी कंपेरिजन ऑफ स्टील, तो वहाँ पे फेलियर अचानक हो जाता है, सेक्शन अचानक टूट जाता है, सेक्शन अचानक क्रैक कर जाता है, ठीक है। एज स्टील इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड द सेक्शन इज अनइकोनॉमिकल। अब मान लो कि आपने ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा स्टील को प्रोवाइड किया है, तो स्टील एक तो आप ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, एक तो जो कोस्ट है वो कोस्ट को आप बढ़ा रहे हो यानी कि अनइकोनॉमिकल बना रहे हो, और दूसरी तरफ से ये जो सेक्शन है क्या हो रहा है, अचानक फेल भी कर रहा है। तो हम ऐसे सेक्शन को क्यों प्रेफर करेंगे, समझ रहे हैं ना, ऐसे सेक्शन को हम क्यों प्रेफर करेंगे। तो जब भी हम सेक्शन को डिज़ाइन करें, अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन आता है तो वैसे सेक्शन को हम रीडिज़ाइन किया जाएगा, यानी कि वैसे सेक्शन को हम अंडर इन्फोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट फिर भी कुछ इसके फीचर्स है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। द वेरियस फीचर ऑफ दिस सेक्शंस आर कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड वाई स्ट्रेस इन स्टील इज नॉट, यानी कि कंक्रीट के अंदर में जो स्ट्रेस है फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है, जबकि स्टील के अंदर में नहीं होता है। नेक्स्ट, द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मैंने आपको जैसे बताया, देखो एन से जो है यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट किया गया, आप चाहे तो एन इंटू सबस्क्रिप्ट में ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और एन सी मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की ओर में शिफ्ट कर जाता है, ओके। थर्ड जो है द परसेंटेज ऑफ स्टील इज मोर दैन द बैलेंस सेक्शन। ओवर मतलब ज़्यादा होता है, यानी कि जो बैलेंस सेक्शन है उससे ज़्यादा ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में स्टील होता है। सो द सेक्शन इज अनइकोनॉमिकल। मैंने बताया आपको कि अगर मान लो कि आपको स्टील जितना चाहिए उससे अगर ज़्यादा यूज़ करो तो सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि स्टील महंगा है काफ़ी। यहाँ पे फेलियर क्या होता है, सडन होता है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा अच्छे से, इंटरव्यू में या हर जगह पूछ लिया जाता है ये सब चीज़, ठीक है। अगर अभी आपको ये चीज़ लगता हो कि क्या हम पढ़ रहे हैं, चाहे कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ आपको बाद में पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ना। चूँकि बिल्कुल ब्रांच पेपर रिलेटेड है और बिल्कुल डिज़ाइन आरसीसी डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ओवर इन्फोर्स सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज एम आर बराबर एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया था 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी एन इंटू डी माइनस एन बाई थर्ड। कैसे, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स है, और कॉम्प्रेसिव फोर्स को अगर हम डी बार आर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या करता है, मूवमेंट निकल जाता है। तो मैंने आपको बताया सारे कॉन्सेप्ट के अंदर में कि किस तरीके से हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में कैलकुलेशन मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला को लिखा गया है, ठीक है। जो कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बताया है वही फार्मूला यूटिलाइज यहाँ पे डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको तीनों सेक्शन के अंदर में, बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन एंड ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर में एक जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव सेशन में आकर मिल सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इस डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देखा होगा और काफ़ी अच्छे से समझा भी होगा, ठीक है। और इस पैंडेमिक टाइम में आप घर पे रह रहे हैं, अपने समय का पूरा यूटिलाइज़ करें, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको लगता होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है, बट टाइम नहीं होता है इंसान के पास में। समय के साथ जो है टाइम काफ़ी जल्दी जल्दी बीतता है ना। तो अब समय बहुत कम बचा हुआ आप लोगों के पास में, उस समय को पूरा यूटिलाइज़ करें। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने प्लान को सेट करें ताकि आप आने वाले टाइम के लिए जो भी आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा 6 सेमेस्टर का, उसके बाद फिर आपके पास क्या एम होगा, किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अपने पेपर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितने भी सारे पेपर्स इस सेमेस्टर के अंदर में, उन सारे पेपर्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, है ना, जो भी ब्रांच पेपर्स हैं। और ये सारे अगर पेपर्स अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे भी सिविल इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं होंगी, बीम के बारे में, स्लैब के बारे में, स्टील के बारे में, है ना, किस तरीके से कौन सा सेक्शन फेल करता है, किस सेक्शन को प्रेफर करेंगे, किस सेक्शन को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा सेफ होगा। तो आई मीन कि आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर नहीं बन पाएंगे अगर ये सारी जानकारी आपको नहीं हो पाती है तो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।